नमस्कार। कभी कभी गलत तरीके से उठने बैठने या शारीरिक गतिविधियों को कम करने के कारण कुछ ऐसी शारीरिक समस्या पैदा हो जाती है जिनके कारण कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। इस दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि कंधा शरीर का वह अंग होता है जिसका इस्तेमाल हम सोते बैठते काम करते वक्त करते हैं। ऐसे में अगर कंधा क्षतिग्रस्त हो जाए तो रोजमर्रा के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज डॉक्टर मनीष जी से इसी विषय पर चर्चा करते हैं। कंधे का दर्द ज्यादातर किन लोगों को होता है? शोल्डर पेन मतलब कंधे का दर्द किन में होता है। कंधे का दर्द वैसे तो सब एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन आजकल ये मोस्ट कॉमन ज़्यादातर जो मिडिल एज ग्रुप है उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंधे का दर्द कमर दर्द के बाद में सबसे ज़्यादा इस बॉडी में पेन दर्द करने वाला जो कि आम लोगों को परेशान करता है होता है। सबसे ज़्यादा बैक पेन होता है, उसके बाद में कंधे का दर्द है जो कि अपनी डे टू डे एक्टिविटी में अपने को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत से लोग उससे परेशान रहते हैं। तो ये किन लोगों में ज़्यादा होता है और क्यों होता है? ये यूजुअली जो मिडिल एज के लोग हैं, मिडिल एज से मतलब 30s 40s 50s में जो जिनकी एज दशक में जिनका एज ग्रुप है उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो लोग डेस्क जॉब ज़्यादा कर रहे हैं, कंप्यूटर का वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा हो रहा है। बहुत से लोग फीमेल्स वगैरह जो घर का काम-काज करती है, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एल्डरली पेशेंट जो कि 60-70s में आ जाते हैं, उनको कोई झटका-वटका लग जाता है, उसकी वजह से भी उनको भी शोल्डर पेन देखा जाता है उनमें। शोल्डर पेन होने का क्या कारण है? शोल्डर पेन के डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट कारण यूजुअली होते हैं, जो कि ये हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंक्लूड करते हैं। उनमें से एक होता है जो यंगर एज ग्रुप है, जैसे कि 20 साल 30 साल के एज ग्रुप है, उनमें अगर कंधे का दर्द हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कंधे का उतरना, कंधे के शोल्डर रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कंधे में कोई माइनर फ्रैक्चर हो गया हो या मेजर फ्रैक्चर हो गया हो खेलने कूदने के चक्कर में, और या कि अपने डे टू डे एक्टिविटी कुछ इंजरी होने के बाद में। तो यंगर एज ग्रुप में मेनली मेजॉरिटी कंधे का पेन होने का कारण शोल्डर डिसलोकेशन, कंधे का उतरना है। जो 30s 40s में कंधे का पेन होना, जो कि अपर नेक पेन, शोल्डर पेन और आर्म पेन होना, ये रीज़न क्या रहता है? एक तो पुअर पोस्चर, आपका पोस्चर काफ़ी गलत है। पुअर पोस्चर से मेरा मतलब है कि कंधे एकदम झुके हुए रहना, एकदम स्ट्रेट, बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखना। दूसरा लैपटॉप पे, मोबाइल पे, उन पे एबनॉर्मल नेक की पोजीशन की वजह से कंटिन्यूस लंबे टाइम तक एक जगह बैठे रहना, उसकी वजह से भी गर्दन का दर्द और कंधे का दर्द होने लग जाता है। जो 40s 50s में की एज वाले जो स्पेसिफिकली फीमेल्स वगैरह होती है, उनमें बार बार शोल्डर के एक्टिविटी नहीं होने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से कंधे की मसल काफ़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कंधे में पेन होने लग जाता है। फ्रोजन शोल्डर होने का क्या संकेत होता है? जो कि अगर जाएँ जो स्पेशल कुछ इंडिकेशन होते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर होने का इंडिकेशन होता है। फ्रोज़न शोल्डर जो कि मिडल एज में होता है, डायबिटीज़ होते हैं, थायराइड होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, जिसको कुछ और कोई क्रॉनिक इलनेस वगैरह होती है, उनमें कंधा जाम होने की बीमारी होती है। कंधा जाम होने से धीरे-धीरे फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, मूवमेंट वगैरह नहीं होता है, तो फिर कंटीन्यूअसली पेन रहता है। कंधे के दर्द में मुख्य कारण क्या हैं? अगर 5 या छठे दशक में, 7वें दशक में कि कंधे में दर्द होने की बात करें तो सबसे मेजर कॉज है रोटेटर कफ टियर होना, रोटेटर कफ टेंडिनोसिस होना। रोटेटर कफ एक मसल का ग्रुप है जो कि अपने कंधे को मूवमेंट को हेल्पफुल करता है, जिसकी वजह से अपन कंधे को चारों ओर घुमा सकते हैं। तो उम्र के हिसाब से उन उन मसल ग्रुप में
धीरे धीरे कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से जो फटीग हो जाता है, कई बार वो टियर भी हो जाता है, फट जाती है मांसपेशियाँ, उसकी वजह से पेन होने लग जाता है। सातवें और 8वें दशक में अगर देखा जाए तो आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है, जैसे घुटने का जॉइंट खराब हो जाता है, वैसे कंधे का जॉइंट खराब हो जाता है और रोटेटर कफ मांसपेशियाँ फट जाती है, मसल एकदम वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से कंधे का दर्द हो जाता है। तो मेजर कॉज जो कि हमें देखने को मिलता है, पहला फ्रोजन शोल्डर, दूसरा रोटेटर कफ इंजरी, तीसरा शोल्डर डिस्लोकेशन, चौथा शोल्डर आर्थराइटिस। तो ये 4 से 5 कॉजेज है वो उसके, और या फिर आपका कोई कंधे का कोई फ्रैक्चर हो गया हो, हड्डी का फ्रैक्चर हो गया पहले का, उसकी वजह से भी कंधे में दर्द होने लग जाता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? रही बात इनका ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में आजकल काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट हो गए हैं इनका। दूरबीन से सर्जरी भी होती है जो कि सीवियर केस होता है, जिनमें कि कंजर्वेटिव मतलब भी दवाई और मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो उनमें सर्जरी भी है। सो 90% 95% जो कि कंधे का पेन है वो प्रॉपर पोस्चर करेक्शन, अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स में थोड़ा सुधार और रेगुलर एक्सरसाइज, उनसे आपको 95% केसेस में कंधे का दर्द वगैरह होता है वो आराम मिल जाता है। जिन जो सीवियर केसेस है, बहुत से थोड़ा कम ही होते हैं, लेस देन 5% होते हैं, उनमें हम जिनमें रोटेटर कफ टियर रहता है, शोल्डर डिस्लोकेशन रहता है, शोल्डर आर्थराइटिस रहता है, उनमें हमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि रिलीफ मिल सके। फ्रोजन शोल्डर में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? फ्रोजन शोल्डर जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है, उनका ट्रीटमेंट में रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह है। अगर पेन वगैरह ज़्यादा होता है तो हम लोग पहले कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं। इंजेक्शन वगैरह देने से आपका दर्द वगैरह थोड़ा कम हो जाता है और फिर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हो और आपका जो डिजीज़ का प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, आप जल्दी से जल्दी रिकवरी मिल जाती है। दूसरा रोटेटर कफ टियर, मतलब कि कंधे की मांसपेशियों का फट जाना, उसमें भी हम अगर पार्शियल टियर है, अगर आधी फटी हुई है, तो हम स्पेशल टाइप के इंजेक्शन लगा के या फिर आपको स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, उससे आपको आराम मिल जाता है। अगर फुल थिकनेस टियर है, मतलब कि मांस पूरा फट गया है और रात में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, हाथ में थोड़ी वीकनेस वगैरह भी आने लग जाती है, हाथ उठने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उन केसेज में हम लोग दूरबीन से सर्जरी करते हैं। दूरबीन से जो फटे हुए पार्ट को पूरा कम्प्लीटली रिपेयर करते हैं और जो आपका प्रॉपर मसल की फंक्शनिंग है उसको रिस्टोर करते हैं। सो रिस्टोर करने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद में आपका कम्प्लीटली आपका एज ए नॉर्मल कंधे का मूवमेंट वगैरह आ जाता है। सो शोल्डर डिसलोकेशन, कंधे का बार बार उतरना, जो कि रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप में, जो कि अपने 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, ये दूसरे तीसरे दशक में होता है। उनमें क्या रहता है कि जब भी अपन कोई एक्टिविटी करने जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उसमें अपने कंधे का जॉइंट धीरे से अपने जगह से खिसक जाता है। जगह से खिसक जाने की वजह से फिर वो बाहर अटक जाता है। जब अटका हुआ रहता है तब बहुत सीवियर पेन होता है। जैसे कोई ना कोई ऐसे साथी लोग होते हैं, वो हॉस्पिटल में बाद में उसको रिड्यूस करते हैं तो फिर अपने आराम आ जाता है। बट जब बार बार डिसलोकेशन होता है, बार बार कंधा अपनी जगह से उतर रहा होता है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है। उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आगे जाके उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आगे जाके कंधे के जॉइंट में आर्थराइटिस होने के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। कंधा बार बार क्यों उतरता है? दूसरी चीज़, बार बार कंधा उतरता है, कहीं आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, कहीं बाहर जर्नी कर रहे हो और सडनली आपका कंधा उतर गया और अटक गया कहीं पे, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है कि आप कहीं पे गए हो कि शादी में या कहीं ट्रेन में हो, वहाँ पे आपका कंधा उतर गया, फंस गए, तो वैसी कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए इनको प्रॉपर डायग्नोसिस करके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तीसरी बात जो शोल्डर आर्थराइटिस वगैरह, जिसमें शोल्डर आर्थराइटिस काफ़ी, जैसे घुटने की आर्थराइटिस और हिप की आर्थराइटिस तो ज़्यादा होती है, कंधे की आर्थराइटिस रिलेटिवली कम होती है, लेकिन जिन लोगों को होती है उन लोगों को काफ़ी परेशान करती है। कंधे का मूवमेंट वगैरह नहीं होता है कंटिन्यूसली, जो भी कंधे का मूवमेंट करते हैं, जो भी हाथ का मूवमेंट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में मूवमेंट करते हैं, जैसे कंघी करना है, कपड़े सुखाना है,
कोई भी ऊपर से चीज़ उठाना है, उनमें काफ़ी कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वैसे कंडीशन में सर्जरी होती है जिसको शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, कंधे का रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जो कि आजकल रेगुलरली होने लग गई है और रिलेटिवली सेफ भी है। उनके जो मॉडर्न इम्प्लांट वगैरह जो वो भी इम्पोर्टेंट इम्प्लांट आते हैं, इजीली अवेलेबल है। और जो आपकी रेगुलर एक्टिविटी करो उसके बाद में आप रेगुलर एक्टिविटी पेन फ्री कर सकते हो। कंधे का दर्द ना हो इसके लिए क्या बचाव करें? बहुत से केसेस जो कि विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट हमारे इंटरवेंशन से ठीक हो जाता है, वो वाले कंडीशन में उसको होने से बचाया कैसे जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ एनी शोल्डर पेन, प्रिवेंशन ऑफ एनी शोल्डर इशू, उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है, मस्ट है। आफ्टर 20-30s के बाद में आपको रेगुलरली शोल्डर की एक्सरसाइज, रेगुलरली नेक की एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये जो आगे वाली प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको प्रिवेंशन हो जाए, तो उससे आपको बचाव हो सकता है। जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब रहता है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है, उनको तो डेफिनेटली रेगुलरली आपको वीक में 2 से 3 बार अपना अपर बॉडी का रेगुलरली वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट इन सेंस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको रेगुलरली जिम जाना है, जिम में एक्टिविटी करनी है। आपको घर पे बैठे ही सिंपल जो एक्सरसाइज होती है कंधे की और नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 मिनट तक रेगुलरली करनी चाहिए, जिससे कि आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। फीमेल्स में यूजुअली जो तीसरे दशक, चौथे दशक में, पाँचवें दशक में फीमेल्स वगैरह का क्या रहता है, अपने घर में काम में बिजी रहती है, किचन में बिजी रहती है। और अपने इंडियन कल्चर में जो पहनावा वगैरह भी उनका है, साड़ी है, उनके चक्कर में उनका टिपिकली ड्रूप्ड शोल्डर आगे झुके हुए रहते हैं, उनकी वजह से उनको ये तकलीफ होने के चांसेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं। और अपने काम काज में, बच्चों में, उनमें इतना बिजी रह जाते हैं कि वो अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। मैक्सिमम जो फिर बाद में कंधे का पेन, गर्दन का पेन होता है, सर्वाइकल का बोलते रहते हैं, सर्वाइकल का पेन हो गया, सर्वाइकल का पेन हो गया, तो बहुत से 90% केसेज में जो सर्वाइकल का पेन होता है वो बिकॉज ऑफ पुअर शोल्डर मसल की पुअर शोल्डर मसल, जो कि कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से आपको एक्सेसिव वर्क गर्दन की मांसपेशियों को करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पेसिफिकली फीमेल जिनको ये धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लग गई है, जो कि अपनी 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में है, उनको स्पेसिफिकली अभी से ध्यान देना चाहिए। रेगुलरली आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करना चाहिए। योगा है, प्राणायाम है, फिजिकल एक्टिविटी किसी टाइप की है जिसमें कि आपको पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग वगैरह हो, स्ट्रेंथनिंग वगैरह हो, वो वाली रेगुलरली करना चाहिए। साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, इनके रेगुलरली सप्लीमेंट वगैरह आपको लेना चाहिए। रेगुलरली मतलब इंटरमिटेंटली जो कैल्शियम रिच डाइट लेना चाहिए, साथ में विटामिन डी को अपने चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अपना सन एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, विटामिन डी कम रहता है शरीर में। विटामिन डी कम रहेगा तो आपकी जो रेगुलर आप जो डाइट में कैल्शियम ले रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बाकी आप मिनरल्स से उनका एब्जॉर्प्शन में भी डिफिकल्टीज आती है और आपकी बॉडी में वो डेफिशिएंसी रहती है तो मसल वीक होती है, मसल वीक रहती है तो आपको जगह जगह पेन वगैरह होने लग जाते हैं, अगर बैक पेन है, शोल्डर पेन है, काफ पेन है वाली चीज़। तो रेगुलरली आपको हेल्थ सप्लीमेंट पे उन पे ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। अपने जो इंडियन डाइट है उनमें प्रोटीन्स की मात्रा थोड़ी कम रहती है, तो प्रॉपर दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, पनीर है, कोई एग खाता है तो एग का है, या सोयाबीन वगैरह है, तो बहुत सारे वेज प्रोटीन के सोर्स है, उनमें भी आप रेगुलरली आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम वगैरह है, जो आपको प्रॉब्लम कम होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मनीष जी से कंधे के दर्द के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली समस्याओं से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।